फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ सुनील कुमार मीना आपके समक्ष एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक और नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर। जाहिर सी बात है, आज के टॉपिक में हम एक पार्टी के बारे में, वन पार्टी रूल्स, एक पार्टी के बारे में हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले एक शायराना अंदाज हो जाए। करम के पास न कागज़ है और न ही किताब है, फिर भी उनके पास सारे जगत का हिसाब है। तो चलो दोस्तों, आज की चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक पार्टी के रूल्स के बारे में। वन पार्टी का दबदबा भारत में किस प्रकार था, किस प्रकार से था। सबसे पहले अध्याय की शुरुआत करें तो कुछ बिंदुओं पर हम डिस्कस करते हैं। एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली का, इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में। भारत को जैसे ही आज़ादी मिली थी, फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, जो भी इलेक्शन हुए थे उसमें निष्पक्ष रूप से इलेक्शन किस प्रकार से हुए थे, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी, आज़ादी की शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा। इस अध्याय में दूसरे टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज़ादी के बाद में कौन सी पार्टी का दबदबा सबसे ज़्यादा था। तो वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। उस पार्टी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है ओपोजिशन पार्टी, विपक्षी जो दल है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ओपोजिशन पार्टी है या विपक्षी जो दल थे उनका उद्भव, उनकी शुरुआत कब हुई थी, कांग्रेस पार्टी के बाद में कौन से ईयर में, कौन से साल में उनका उद्भव हुआ था या ओपोजिशन पार्टियां बनी थी। इन तीन चीज़ों पे इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था किन कठिन परिस्थितियों में, जिन कठिन परिस्थितियों में भारत को आज़ादी मिली थी, भारत का विभाजन हुआ था, भारत बना था, दूसरा पाकिस्तान बना था। लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत भी हम कठिन परिस्थितियों को लेकर ही करेंगे, क्योंकि जिस समय हमें आज़ादी मिली थी उस समय हमारी जो कंडीशन थी वो काफ़ी वीकली, कमज़ोर थी। हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, उद्योग धंधे हमारे पास में नहीं थे, साक्षरता प्रतिशत हमारी कम थी। कहने का मतलब हम हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे। जिस कठिन परिस्थितियों में भारत का निर्माण हुआ था उन सब परिस्थितियों को हम इस टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। एक दल के प्रभुत्व का दौर है, वो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। और उस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जिन कठिन परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली थी तो वहाँ हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते थे। जिन कठिन परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली थी या हम स्वतंत्र हुए थे उस समय लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां हमारे सामने थी, क्योंकि परिस्थितियां हमारे सामने गंभीर रूप से फैली हुई थी और हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस समय हम लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें किन बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हम भारत में लोकतंत्र स्थापित कर सके। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। अगर हमें भारत में लोकतंत्र स्थापित करना है तो उसके लिए हमें राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की चुनौती होगी हमारे सामने। भारत राज्यों की जो रियासतें थी उनके संघ बनाए गए थे, एक नए भारत का उदय हुआ था और उस भारत में सारे स्टेटों को मिलाकर, सारे राज्यों को मिलाकर हमें भारत की राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी थी। इसकी चुनौती हमारे सामने थी। तो लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौतियाँ हैं
उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की चुनौती। क्योंकि भारत एक विशाल देश था, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते थे, विभिन्न जाति समुदाय के लोग यहाँ रहते थे, तो इन सब के बीच में एक यूनिटी बनानी थी। हमें क्या बनानी थी? एक यूनिटी बनानी थी, और उस यूनिटी के द्वारा हम राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे ताकि भारत में लोकतंत्र स्थापित हो सके। दूसरी थी हमारे सामने लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। सेकंड कौन सी थी? लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए दूसरी क्या थी? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ राष्ट्रीय एकता होगी, जहाँ लोकतंत्र स्थापित हमें करना होगा, तो वहाँ लोकतंत्र भी हमें स्थापित करना होगा। तो कहने का मतलब है फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जा सकता है? राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी होगी, हमें लोकतंत्र स्थापित करना होगा। दूसरी बात, लोगों की जो भागीदारी होगी, लोगों की जो साझेदारी होगी या सहभागिता होगी, वो जहाँ सबसे ज़्यादा होगी वहाँ हम लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। तो जिन कठिन परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली थी, तो वहाँ इन चीज़ों की कल्पना भी हमें करनी थी कि भारत आज़ाद हो चुका है, हमें लोकतंत्र स्थापित करना है, और लोकतंत्र स्थापित करने के साथ साथ में हमें धर्मों का आदर सत्कार भी करना है। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष के बारे में, तो हमें धर्म को भी अपनाना था, लोकतंत्र भी स्थापित करना था, लोगों के बीच में राष्ट्रीय एकता थी वो भी स्थापित हमें करनी थी। तो ये तो थी इस अध्याय की शुरुआती बातें कि हम किन किन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, किन किन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। दूसरी बात, ऑपोजिशन पार्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड बात है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के साथ में आज़ादी के शुरुआती सालों में हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज़ाद हो चुके थे। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बन चुका था, भारत को आज़ादी मिल चुकी थी। हमें लोकतंत्र भारत में स्थापित करना था, और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किन लोगों की चाहिए थी? लोगों की, जनता की। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी उसकी सहभागिता की आवश्यकता होगी। जहाँ लोगों की सहभागिता होगी वहाँ लोकतंत्र स्थापित हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान था वो अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो चुका था। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा, कि हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? हमारे देश का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, और 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को संविधान समिति के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, उन सब सदस्यों ने सिग्नेचर, हाथ में हस्ताक्षर कर दिए थे कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका है, और 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। और 26 जनवरी जो ऐतिहासिक क्षण था हमारे देश के संविधान को लागू करने का, तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान है वो लागू हो चुका था। सबसे इम्पोर्टेंट डेट 2 हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो या फिर 12th वाले बच्चों की बात करें तो उनमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। हमारे देश का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ?
हमारा देश का संविधान तो बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, हमारे देश का संविधान कब लागू किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान था वो लागू किया गया था। सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान था वो बनकर प्रारंभ हो चुका था। दूसरी बात, हमारे देश का संविधान बन चुका था, एक दल के प्रभुत्व की दौर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है संविधान हमारा बन चुका था, लोकतंत्र हमने स्थापित कर लिया था। जिस चैलेंज में, जिन चुनौतियों में हमने जिस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना था, उस समय हमने हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित कर दिया था। अब हमें चुनाव भी करवाने थे भाई चुनाव होंगे, वहाँ जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ चुनाव होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा हो या अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा हो, तो जहाँ चुनाव होंगे वहाँ चुनाव आयोग की भी जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जहाँ चुनाव आयोग होते हैं, चुनाव आयोग का मुख्य जो काम होगा कि हमारे देश में चुनावों को संपन्न करवाना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारत में चुनाव आयोग कब गठन किया गया था। भारत में चुनाव आयोग है, उसका गठन कब किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। कहने का मतलब है जहां लोकतंत्र होगा वहां चुनाव भी होंगे। चुनाव करवाने के लिए भारत सरकार ने भी चुनाव आयोग का गठन किया था, और वो गठन कब किया गया था? जनवरी 1950 में। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक का या इस लोकतंत्र की चुनौती में कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। सेकंड, इसी पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम चुनाव आयोग, भारत के प्रथम चुनाव आयोग, भारत के प्रथम चुनाव आयोग, भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है चुनाव आयोग में कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1950 में किया गया था। भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? भारत के प्रथम जो चुनाव आयोग थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। दूसरी बात, हमारे देश का प्रथम चुनाव कब हुआ था? हमारे देश में चुनाव की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 1950 में। भारत में चुनावों की जो शुरुआत थी वो 1950 में हुई थी। जनवरी 1950 में हमारे देश में चुनाव आयोग का गठन हो चुका था। प्रथम चुनाव आयोग हमारे देश सुकुमार सेन थे, और फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे वो भारत में कब हुए थे? जैन या फिर फेब में जब भी हुए हैं, 1950 में हमारे देश में प्रथम चुनाव हुए थे। ये चीज़ें याद हो गई आपको? दोबारा से मैं बता देता हूँ, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे। भारत में प्रथम इलेक्शन कब हुए? 1950 में भारत में प्रथम चुनाव हुए थे। ये चीज़ें, अगली जो चीज़ें हैं उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, भारत के इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, कब फॉर्मेट किए गए थे, प्रथम इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे भारत में, फर्स्ट इलेक्शन थे वो कब हुए थे, इन चीज़ों पे हमने डिस्कस कर लिया। अगली जो चीज़ है कि देश में हमें चुनाव तो करवाने थे, देश में चुनाव तो हमें करवाने थे भाई। 1950 में हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ समस्याएं थी। वो कौन कौन सी समस्याएं थी कि उस समय चुनाव आयोग
ने जो मतदान जो सूचियां बनाई थी, मतदान जो परिसीमन बनाया गया था, परिसीमन का मतलब है सीमाओं का आकलन करना कि कौन सा स्टेट कितनी सीमाओं के बीच में है, उन सीमाओं का सीमांकन करना उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी समस्या थी। तो फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे उस समय कुछ कमियां थी, उसमें कुछ समस्याएं थी, और वो समस्याएं कौन कौन सी थी कि फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे उसमें लगभग 40 लाख महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। 40 लाख महिलाओं को वोटों से वंचित किया गया था। फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे उसमें समथिंग बताया जाता है कि 40 लाख जो महिलाएं थी उनके मत नहीं पड़े थे। और दूसरी जो समस्या थी वो क्या थी कि जो फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे उस समय जो मतदान सूचियां बनाई गई थी उसमें आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पर उसमें कैंडिडेट के नाम नहीं लिखे गए थे। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, फलाने की बहू के नाम से उनकी आइडेंटिटी बनाई गई थी, फलाने की बेटी के नाम से उनकी आइडेंटिटी बनाई गई थी, फलाने का बेटा इस नाम से उनकी आइडेंटिटी बनाई गई थी। तो आंकड़ों के हिसाब से उस समय लगभग 40 लाख महिलाओं को वोटों से वंचित रखा गया था, या फिर उन लोगों के मत नहीं गिरे थे। दूसरी बात थी कि जो मतदान जो वोटर आईडी बनी थी वो किस नाम से बनाई गई थी, फलाने की बहू, फलाने की बेटी, फलाने का बेटा, इस नाम से वो आइडेंटिटी बनी थी। तो इस फर्स्ट इलेक्शन में कुछ समस्याएं और भी आई थी। दूसरी बात थी प्रथम इलेक्शन के बाद में उस समय जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे भारत की कुल जो आबादी थी वो कितनी थी, किन लोगों की आबादी, जो मत देने वाले लोग थे लगभग 17 करोड़ लोग, 17 करोड़ लोग थे उस समय इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था? लगभग 17 करोड़ लोगों ने मतदान में भाग लिया था जब भारत के प्रथम या फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे। इसके बाद में उस समय कितने कैंडिडेटों को चुनना था? लगभग देश में 32,200 विधायक, कितने विधायक? 3,200 विधायक, लगभग 3200 विधायकों पर भी इलेक्शन होने थे। और सांसद कितने थे? लगभग 489 सांसदों के इलेक्शन होने थे। लेकिन कुछ गलतियां हुई थी फर्स्ट इलेक्शन के समय। उन इलेक्शन के बाद में किन किन कमियों को सुधारा गया था, इन चीज़ों के बारे में भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था इलेक्शन कमिश्नर पर, चुनाव के बारे में। भारत के प्रथम इलेक्शन कब हुए, भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, भारत में प्रथम इलेक्शन कब हुए थे, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, फर्स्ट बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें कितने करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 17 करोड़ लोगों ने। लगभग कितनी महिलाएं वोटों से वंचित रह गई थी? लगभग इतनी महिलाएं 40 लाख महिलाएं वंचित हो चुकी थी। लगभग जो इलेक्शन हुए थे 1950 में कितने विधायकों खड़े हुए थे? लगभग 3,200 विधायक खड़े हुए थे। कितने सांसद खड़े हुए थे? 489 जो सांसद थे वो खड़े हुए थे फर्स्ट इलेक्शन में। ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगली जो चीज़ें हैं इन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं? हिंदुस्तानी संपादक ने जो फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे उस समय एक हिंदुस्तानी पत्रकार थे, या हम कह सकते हैं संपादक। उन्होंने अपने मैगजीन में, अपनी संपादक में इसमें लिखा था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे उसमें एक भारतीय संपादक ने एक हेडिंग डाली थी कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ का सबसे बड़ा जुआ। संपादक ने ऐसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी थी भाई? जाहिर सी बात है कि फर्स्ट जो इलेक्शन हुई थी उसमें कुछ कमियां थी, उसमें कुछ संशोधन करने की हमें ज़रूरत थी। तो उन संशोधन को ज़रूरत करने से पहले हमारे एक हिंदुस्तानी संपादक भाई साहब ने क्या लिखा था कि यह इतिहास का एक सबसे बड़ा जुआ है। और ये लेख उन्होंने किस पे लिखा था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा था कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में चुनाव हुए हैं, इतने लोगों को वंचित रखा गया था, मतदान में गड़बड़ियाँ हुई थी, या आइडेंटिटी जो प्रूफ बने थे इलेक्शन के वो आइडेंटिटी प्रूफ फलाने की बहू फलाने की बेटी के नाम से बने थे। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए उस संपादक ने ये लिखा था। और इसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ लिखी थी। ऑर्गेनाइजर एक संपादक ने कौन से संपादक ने ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका, एक पत्रिका छपती थी उस समय, उस पत्रिका का नाम क्या था? ऑर्गेनाइजर पत्रिका। उस पत्रिका ने भी एक लेख लिखा था और उस लेख का नाम क्या था कि नेहरू ने अपने जीवन काल में रहते हुए ये देख लिया कि भारत में नेहरू ने अपने जीवन काल में ये देख लिया और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार है वो एकदम से असफल रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इतिहास का सबसे जुआई से प्रथम इलेक्शन को बताया गया था। दूसरी बात कि नेहरू ने अपने जीवन काल में अपने पीरियड में ये देख लिया कि भारत में जो प्रथम इलेक्शन हुए हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर, वो एकदम से असफल रहा था। इन चीज़ों के बारे में भारतीय संपादकों ने या भारतीय पत्रिकाओं में ऐसे विवरण छपे थे या हेडलाइंस उस समय छपी थी। इन चीज़ों पे भी डिस्कस किया गया था। दूसरी बात है, ये हुआ हमारा भारत में प्रथम इलेक्शन कमिश्नर, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ। अब देखेंगे एक और ईवीएम, मतदान के बदलते तरीके। मतदान के बदलते तरीके भाई मतदान के कौन कौन से तरीके बदले गए थे, क्या क्या चेंजिंग आई थी। फर्स्ट इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ गड़बड़ियाँ मिली थी, आइडेंटिटी प्रूफ जो बने थे वो गलत बनाए गए थे, इतने लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया था, जो भी आइडेंटिटी बनी थी वो सारी की सारी गलत बताई गई थी। इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बताया गया था। नेहरू के शासनकाल में जो वयस्क मताधिकार पर जो प्रथम इलेक्शन हुए थे वो एकदम से असफल हुए थे। तो इसमें कुछ चेंजिंग की गई थी और उस चेंजिंग के लिए हम इस टॉपिक में नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? मतदान के बदलते तरीके। तो कौन कौन से तरीके बदले थे? उसमें आया था सबसे बड़ा ईवीएम। क्या आया था? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कौन सा आया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि एक मशीन आई थी और उस मशीन का नाम रखा गया था ईवीएम और इस मशीन का नाम था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम बदलते जो तरीके हैं वो यही तरीका आया था, एक ईवीएम वोटिंग मशीन। जैसे एक मशीन नुमा एक मशीन आती है, जो भी इलेक्शन होते हैं एक मशीन नुमा आती है, इसमें कैंडिडेट के नाम होंगे, जैसे राकेश है, सुनील है, पवन है, नाम होंगे एक तरफ। दूसरी तरफ एक ब्लू बटन होगा। कौन सा बटन होगा? ब्लू बटन होगा। यहाँ उनके निशान होंगे, जैसे यहाँ पे हाथ का निशान आ गया, यहाँ कमल के फूल का निशान आ गया, यहाँ बुक का आ गया, एक ऐसी मशीन आई थी उसमें ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक तरफ कैंडिडेट का नाम होगा, दूसरी तरफ उसका बटन होगा, ब्लू बटन होगा, सामने उसके सामने वोट
का सिंबल निशान होगा कि हमें किस पे बटन दबाना है, कौन से निशान पे बटन दबाना है। जैसे हमें हाथ के निशान पे बटन दबाना है तो इस पे बटन दबाएंगे, बिप की आवाज़ आएगी, हमारा वोट ऑटोमेटिक गिर जाएगा। सेकंड है, दूसरे पे डालेंगे, तीसरे पे। ऐसी एक मशीन आई थी, उस मशीन का नाम रखा गया था EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में EVM का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो भारत में 1990 के दशक में सबसे पहले EVM का यूज या इस्तेमाल है वो सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं EVM का पूरा नाम क्या है? EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में EVM का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था? 1990 के दशक में भारत में सबसे पहले EVM का उपयोग है या इस्तेमाल है वो किया गया था। लेकिन 2004 में पूरे भारत में EVM का इस्तेमाल होने लग गया था। हर इलेक्शन में, चाहे सांसदों के इलेक्शन हो, चाहे विधायकों के इलेक्शन हो, चाहे सरपंच के इलेक्शन हो, चाहे किसी भी तरह के इलेक्शन हो, सब तरह के इलेक्शनों में सन 2004 में पूरे भारत में EVM का उपयोग है या इस्तेमाल है वो होने लग गया था। दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको कि मतदान के बदलते तरीके। एक मशीन आई थी, उस मशीन का नाम था EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका उपयोग भारत में सबसे पहले कब किया गया था? 1990 के दशक में सबसे पहले इसका उपयोग भारत में होने लग गया था। लेकिन पूरे भारत में इसका इस्तेमाल कौन सी ईयर में हुआ था? पूरे भारत में इसका इस्तेमाल है वो सन 2004 में किया गया था। तो ये थे EVM के उपयोग। दूसरी बात है, कुछ पार्टियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी पार्टी है? पहले 3 इलेक्शनों में, फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस का प्रभुत्व है। पहले 3 इलेक्शनों के बारे में अगला जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट 3 जो इलेक्शन हुए थे भारत में, उसमें कांग्रेस पार्टी का दबदबा, कि दबदबा का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो हम इलेक्शन की बात करेंगे कि भारत की जो फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे वो जनवरी 1950 में, मैंने बताया था आपको, जनवरी 1950 में भारत में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। सुकुमार प्रथम चुनाव आयोग थे हमारे, लेकिन कुछ गलतियां हुई थी। गलतियों के बाद में इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसे बताया गया था। नेहरू के जीवन काल में ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार है वो एकदम से असफल रहा था। इन चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। लेकिन भारत में विधिवत रूप से जो इलेक्शन हुए थे वो 1952 को 1952 में भारत में विधिवत रूप से इलेक्शन प्रारंभ या इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगला हमारा टॉपिक है फर्स्ट 3 इलेक्शन में, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा कैसा था। भारत में प्रथम जो दबदबा था, पहला जो चुनाव है वो सन 1952 में हुआ था, सेकंड चुनाव है 1957 में हुआ था, और नेक्स्ट जो 3 जो इलेक्शन है वो सन 1962 में हुआ था। हमें 3 चीज़ों पे, 3 इलेक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से इलेक्शन में? 1952 के इलेक्शन के बारे में, 1957 के इलेक्शन के बारे में, और थर्ड है 1962 का जो इलेक्शन है उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनमें कंपैरिजन भी करेंगे, हम तुलना भी करेंगे। 1952 के इलेक्शन के साथ हम 1957 के इलेक्शन की तुलना करेंगे, या 57 की तुलना 1962 के इलेक्शन के बारे में भी हम तुलना करेंगे कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1952 के इलेक्शन में। 1952 के इलेक्शन में भाराका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भाराका का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी? भारतीय कांग्रेस पार्टी, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस
पार्टी। तो फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे तो लोकसभा की टोटल सीटें कितनी थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1952 में जो इलेक्शन हुए थे तो उस समय लोकसभा की टोटल सीटें कितनी थी? 489, 489 लोग टोटल सीटें थी लोकसभा की फर्स्ट इलेक्शन सन 1952 में। सेकंड जो इलेक्शन हुए थे हमारे 1957 में, दूसरी लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे 1957 में, उस समय टोटल सीटें कितनी थी? 494 सीटें थी हमारे पास। टोटल कितनी सीटें थी? 494 सीटें, क्योंकि बढ़ोतरी हुई है। फर्स्ट इलेक्शन में 489 सीटें थी हमारे पास में लोकसभा की, लेकिन सेकंड जो इलेक्शन थे उसमें टोटल जो सीटें थी 494 सीटें हमारे पास थी। कहने का मतलब है 5 सीटों की बढ़ोतरी हमारे साथ हुई थी। अगला है तीसरा इलेक्शन जो हुआ था 1962 के समय भारत में, कुल लोकसभा की टोटल सीटें कितनी थी? 494 सीटें। द्वितीय जो इलेक्शन हुए थे और थर्ड जो इलेक्शन हुए थे इन दोनों में समान रूप से लोकसभा की सीटें थी। आज वर्तमान की अगर हम बात करें कि लोकसभा में कुल टोटल कितनी सीटें हैं, तो आज कुल टोटल सीटें हैं 545 प्लस 5, 550। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है। कई बार आंसर में आ जाता है 545, 5 सीटें। 5 सीटें किन चीज़ों के लिए है? एंग्लो इंडियन मेंबर्स के लिए, भारत के अप्रवासी लोगों के लिए 5 सीटें निर्धारित की गई है, जिन पे सीधे तौर पर डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति इनका निर्वाचन करता है। तो हम प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है, ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया था कि, लेकिन इन चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ 3 इलेक्शनों पे डिस्कस कर रहे हैं, 1952 के इलेक्शन पर, 1957 के इलेक्शन पर, 1962 के इलेक्शन पे। 1952 के इलेक्शन में टोटल सीटें कितनी थी? 489 थी। सेकंड जो इलेक्शन हुए थे 1957 में, उस समय 494 थी। 1962 में इलेक्शन हुए थे तो उस समय टोटल सीटें कितनी थी? 494 सीटें थी। अब इन 494 और 489 जो सीटें थी उसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? हमारे टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हो रही है? वन पार्टी का प्रभुत्व, एक पार्टी का दबदबा, और उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। तो हम कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। जो ग्राफ बनाए गए हैं, चाहे फर्स्ट इलेक्शन की बात करें या सेकंड इलेक्शन की बात करें या थर्ड इलेक्शन की बातें करें, जो ग्राफ सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो कांग्रेस पार्टी को प्रथम जो इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 364 सीटें प्राप्त हुई थी। भाई बहुत ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। 489 सीटों में से 364 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी को मिली थी। सेकंड इलेक्शन की बात करें, टोटल सीटें थी 494 और कांग्रेस पार्टी को जो टोटल सीटें मिली थी 371 सीटें मिली थी। थर्ड इलेक्शन की बात करें, 494 टोटल सीटें थी, उन 494 सीटों में से 361 सीटें थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिली थी। 2 स्टेट ऐसे थे जहां सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं मिली थी, जम्मू और कश्मीर और केरला में जो सीटें थी वो किसकी सीटें आई थी उस समय? केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट पार्टी को 1957 में भी आई थी। 57 से लेकर 1959 तक केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट को सीटें मिलती। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें मिलती। ये 2 ही स्टेट ऐसे थे जहां भारत में कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं मिली थी, अन्यथा पूरे स्टेट में या पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। चाहे वो फर्स्ट इलेक्शन की बात करें या सेकंड इलेक्शन की बात करें या थर्ड इलेक्शन की बात करें। दूसरी पार्टी आई थी हमारे सामने जो बनकर आई उभरी थी, वो थी नी का मतलब है निर्दलीय पार्टी। निर्दलीय पार्टी को कुल टोटल जो सीटें थी 489 सीटें, उनमें से लगभग 37 सीटों पर निर्दलीय पार्टी को सीटें मिली थी। उसी प्रकार से इसमें देखें सेकंड इलेक्शन में उसमें 42 सीटें मिली थी। थर्ड इलेक्शन की बात करें तो उसमें 29 सीटें निर्दलीय पार्टी को मिली थी। और अन्य प्रकार से अन्य जो छोटी पार्टियां थी उनको भी टोटल, एक में सोपा को 12 सीटें मिली थी, कि मापा भारतीय किसान पार्टी को थी वो 9 सीटें मिली थी। कहने का मतलब है यहाँ
सेकंड इलेक्शन की बात करें या थर्ड इलेक्शन की बात करें या फर्स्ट इलेक्शन की बात करें तो दो ही पार्टियां सामने उभर कर आई थी। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी थी निर्दलीय पार्टी। यही दो पार्टियां ऐसी थी जिनका दबदबा इन थर्ड इलेक्शन में या सेकंड इलेक्शन की बात करें या फर्स्ट इलेक्शन की बात करें, इन सीटों पर इन्हीं पार्टियों का दबदबा था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।